नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करने वाले हैं हम किसकी? द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि भारत के अंदर दोस्त पंचायती राज व्यवस्था क्या है। आज पूरी हम पॉलिटी के इस टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में हो, यूपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक को डीपली समझेंगे हम, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम ये कि आपके एरिया में, जहाँ पे आप चाहे गाँव में रहते हो या शहरों में रहते हो, गार्बेज डंप्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कूड़ा करकट भरा है, किसके पास जाओगे? हैं किसके पास? जो संसद में बैठे उनके पास जाओगे? नहीं ना। ऐसे ही अगर आपके एरिया के अंदर दोस्त आपकी रोड खराब हो गई है, नालियाँ पूरी कचरे से पूरी भरी पड़ी है, नालियाँ पूरी खराब हो पड़ी है, गंदगी, पानी की समस्या आ रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप किसके पास जाओगे? हैं दोस्त, जो चाहे कितने भी बड़े लोग संसद भवन में बैठे हों, लेकिन जो गांव की असली जो चाल होती है वो डिसाइड उस गांव के ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक गांव की प्रॉब्लम क्या है ये संसद भवन के अंदर लोग बैठे हुए नहीं समझ सकते। इसलिए एक बहुत बड़ी इसके रिगार्डिंग समस्या है भारत में कि गाँव की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इसी का समाधान निकल कर आया पंचायती राज व्यवस्था का। गांवों के अंदर और शहरों के अंदर जो होता है उसको कहते हैं म्यूनसिपैलिटी, जिसको हम नगर निगम, नगर परिषद, निगम पार्षद वगैरह इन सब के नामों जानते हैं। डीपली हम बात करेंगे इसके बारे में। इस तरह के दोस्त ये आपको ध्यान रखना है। एंड शहरों में और गाँवों में भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की सिस्टम की गई। पूरी दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा कंट्री बना जहाँ पे गाँव लेवल तक पंचायत की व्यवस्था की गई, जिसको कहते हैं ना पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का जो सच्चा जो मतलब होता है वो होता है कि गांव के हर एक कोने का बंदा अपने गांव की समस्याओं को सॉल्व कर पाए, और इसी का निकल के आया नतीजा पंचायती राज व्यवस्था। कि दोस्त पर्टिकुलर उस गांव के लोग अपनी गांव की प्रॉब्लम को बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर टू एक पार्लियामेंट के मेंबर, उस विधायक। क्यों? क्योंकि उस गाँव की प्रॉब्लम जो क्या चल रही है ना, वहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं। गांव में पुराने समय की बात बता रहा हूँ, पेड़ों के नीचे बैठकर इस तरीके से किया करते थे, है ना, देखा होगा आपने ये। तो उस तक की प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती है। अब भाई बात भी तो कुछ यूँ है ना कि भारत तो गाँवों का देश है। 82% भारत की पॉपुलेशन गाँव में रहा करती थी। अब ना जाके सिटीज़ में हम जो शिफ्टेड हो रहे, लेकिन गांव तो अपने आप में बहुत बड़ा है भाई। और इस तरह के दोस्त भारत के अंदर पेड़ों के नीचे बैठकर पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल चला आ रहा है ये। अब ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजों के समय से ही, अब प्राचीन काल का दोस्त इतिहास उठा के देखो, उस समय से ही भारत के अंदर लोग बैठकर आपस में डिस्कशन किया करते थे और एक मुद्दे के इशू पे बात करके उस प्रॉब्लम की सॉल्व करने की बात किया करते थे। तो पंचायत राज व्यवस्था का दोस्त जो कंसेप्ट है ये भारत के अंदर प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है ये, और आगे चल के आज मॉडर्न पीरियड के अंदर भी, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारत में इसको कानूनी पजामा पहनाया गया। लेकिन कैसे? इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? देखो, इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसके विकास में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले बात आते हैं हम गांधी जी की। गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के सबसे पहले ऐसे इंसान हुए जिन्होंने इसका समर्थन किया, और इनका ये मानना था, क्या मानना था इनका, कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इनकी गांधी जी की ये थी, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये गांधी जी का ही सपना था कि गांव का हर एक इंसान है अपना शासन खुद ही चला पाए और अपनी गांव की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। तो गांधी जी का ये सपना था, इसलिए गांधी जी ने कहा कि गाँव का हर एक इंसान पार्टिसिपेट करे, और इस तरीके से यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत गांव पे डिपेंड है ना। भारत के अंदर जो गांव है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब रीढ़ की हड्डी, जब भारत की इंडिया की बैकबोन जब गांव है, तो गांव की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना किया जाए और गांव का ही डेवलपमेंट ना हो पाए तो भारत कैसे अपना विकास कर पाएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा अगर गांव नष्ट होते हैं तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंसान जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। दोस्त, भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का विकास का या इसको कानूनी पजामा पहनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जवाहरलाल नेहरू को। इन्हीं को दोस्त सारा क्रेडिट दिया जाता है भारत के अंदर। ऐसा क्यों? इनका कहना था कि गाँव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। क्यों? उनको मानना था कि उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें, क्योंकि गलतियां करके ही कोई इंसान सीखता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायतों को अधिकार दो, अधिकार होगा वो काम करेंगे, काम करने का एक्सपीरियंस आएगा, अपने आप ही गांव भी क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे और गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएंगे। ये तो जवाहरलाल नेहरू की बात रही। यहीं पे एक प्रोफेसर आते हैं हमारे रजनी कोठारी जी, काफ़ी नाम इनका प्रोफेसर के रूप में है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। इनके बहुत सारे थॉट्स हैं। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था से इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। है क्या
शक्तियों का जो बंटवारा है ना, सेंटर पे, स्टेट पे और एक नीचे लेवल पे, लोकल लेवल पे भी, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर भी क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। भारत एक फेडरल कंट्री है, फेडरल मतलब भारत को दूसरे संघीय राज्य बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ होगा, और राज्यों का संघ मतलब है कि भारत राज्यों को मिला के बनेगा, छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के भारत पूरा बना हुआ है। इसलिए उस राज्य के अंदर जो गाँव है, उस गाँव को एक शक्तियाँ मिल जाएगी, तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे है ना केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह सकते हैं पंचायती सरकार, है ना। ये तो 3 सरकार में हम कह सकते हैं कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हमारा लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो उसको बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगा। वो इस तरीके से गांधी जी और विनोबा भावे, इन्होंने ही आज़ादी के समय यानी कि जब स्ट्रगल चल रहा था तो इन्होंने सपना देखा था कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है, भारत के हर एक गांव के अंदर पंचायती व्यवस्था होना चाहिए। इन्हीं दोनों के सपनों को साकार करने के लिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना भी पड़ा है यार। क्यों, देखो ना यार, गांधी का जो सपना था ना, लेकिन उस सपने को साकार जैसे भारत आज़ाद हुआ, इसको संविधान में जगह ही नहीं दिया गया। किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। अभी समझते हैं हम किस तरीके से, क्यों, क्योंकि इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया था आर्टिकल 40 के अंदर। और पता आपको डीपीएसपी क्या है, स्टेट की मर्जी है वो लागू करे या ना करे। अगर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में तो कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, क्यों, क्योंकि ऐतिहासिक विकास को जाने बिना आप पंचायती राज को नहीं समझ सकते। इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो 1870 के अंदर, 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी कि भारत में ये होना चाहिए, बट इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट जो हुआ ये किया किसने, लॉर्ड रिपन ने। दोस्त, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है उनके बेटे हुए थे ये, कौन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 28 मई को 28 मई 1882 को मद्रास में दोस्त सबसे पहले पंचायत की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, स्थानीय स्वशासन एक्ट पास कर दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचायत की जो शुरुआत हुई मॉडर्न पीरियड या अंग्रेजों के टाइम के अंदर वो 1882 में हुई, और किसने की, लॉर्ड रिपन ने करी। इसलिए स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लॉर्ड रिपन को भारत का यानी कि लॉर्ड रिपन को क्या, जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पंचायती राज कैसे होते हैं, फादर ऑफ सेल्फ रूल के अंदर भी इसको जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को ही पिता कहा गया, जनक कहा गया, क्योंकि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करने का जो क्रेडिट है वो जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि 28 मई कब 1882 को किया गया सबसे पहले। ये ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको शक्तियाँ देना और उसको मजबूत बनाने की बात करें, और ये बोला कि हर एक गाँव के अंदर पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, संविधान सभा के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर सबसे पहले नारायण अग्रवाल जी ने क्या, पंचायती राज व्यवस्था की आवाज़ उठाई। इसके बाद स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया है ना, क्योंकि जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, उसकी बैठक तो 1946 से स्टार्ट हो गई थी, जब भारत गुलामी था, आज़ाद तो हुआ नहीं था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ आफ्टर 1947, तो उसके बाद सबसे पहले जो थे वो जेसी कुमारप्पा, किसने, जेसी कुमारप्पा ने पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। और इसी के बाद भारत के संविधान के भाग 4 में जो कि दिया गया है क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको इसमें डाल दिया गया कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये अनुच्छेद आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 40 में दिया गया है। क्या, डीपीएसपी की आर्टिकल 40 में दिया गया है कि भारत के अंदर पंचायती राज यानी कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में होने के कारण ये राज्यों की मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा हुआ है पहले, अगर नहीं देखा आपने उस मेरी वीडियो तो जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्त डीपीएसपी का मतलब क्या है, स्टेट पे डिपेंड करता है वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, है ना। अब ये कंपलसरी नहीं है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसी के बाद दोस्त भारत में दिक्कत ये आई कि गांधी जी का जो सपना हुआ करता था उसको संविधान के अंदर कंपलसरी ना करके डीपीएसपी में डाल दिया गया, और यही दिक्कत ये आई कि स्टेटों ने इसको लागू ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि कौन स्टेट इसको लागू करना चाहेगा। पता है, जब पंचायती राज व्यवस्था जिस स्टेट में अंदर होता है उस स्टेट के अंदर पंचायतों को शक्ति, स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति दी जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति कम करके तो दी जाती है पंचायतों को। तो ये सब मतलब झोल माल चलना स्टार्ट हो गया। इसलिए भारत के अंदर दोस्त
पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट नहीं हो पाया इस समय भी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। हाँ, ये बात जरूर था कि इसके लिए थोड़े मतलब कि सुझाव दिए गए, रिपोर्ट्स दिए गए, वो हम आगे बात करेंगे। भारत के अंदर किस तरीके से पंचायत कंपलसरी रूप से लागू हुआ। ठीक है दोस्त, तो ऐतिहासिक विकास के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति होगी, कमिटीज़ होगी, अशोक मेहता समिति होगी, है ना, एंड जीवी राव समिति हो गई, LM सिंघवी समिति हो गई, थुंगन समिति, गाडगिल समिति, ये सब दोस्तों अलग अलग कमिटीज़ हैं जिन्होंने अपने रिपोर्ट्स दिया इस बात को लेकर कि भारत का जो एक्चुअल में अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करना होगा कंपलसरी रूप से सभी स्टेट्स के अंदर, है ना। और इस तरीके से इन सभी रिपोर्ट्स को हम चर्चा करेंगे। भारत के अंदर पंचायतों के विकास में इन सभी कमिटीज़ ने अपना रोल निभाया है। चलिए हम स्टार्टिंग से आते हैं पंचायतों के विकास में। सबसे पहला पॉइंट होगा ये कि दोस्तों फाउंडेशन है एक, जो कि अमेरिकन फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन इसका नाम है। इस फाउंडेशन ने, अमेरिका नहीं है तो अमेरिका की हेल्प से भारत के अंदर 1952 में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्या चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन 1952। इस प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर सभी ग्रामीण लोगों, जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, उनको सस्ते बीज दिए जाएं ताकि वो एग्रीकल्चर में, खेती में मतलब इंडिपेंडेंट हो, खेती भी अच्छे से कर पाए, और उनको बेहतर तकनीक, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। पहली बात तो ये। और एक गांव का विकास किस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करने की बात की गई इस कार्यक्रम के द्वारा। इस कार्यक्रम के अंदर तमाम सरकारी अधिकारियों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको शामिल किया गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कार्यक्रम की ये हुई क्योंकि इसमें गवर्नमेंट्स अधिकारी को शामिल तो किया गया, लेकिन दोस्त जिस गांव की समस्या को सॉल्व करना है उस गांव के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया, यानी कि इसमें सिर्फ सरकार ही लोग थे। अब सोचो जरा यार कि एक गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर्टिकुलर किसी गांव के अंदर, आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, आपके एरिया के लोग बेहतर जानते होंगे। यही प्रॉब्लम ये हुई कि इसके अंदर सरकारी लोगों को ही शामिल किया गया, लोगों को, जो जनता है ना एक्चुअल में, उनको पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया गया, वो कहीं नहीं मिला। इसलिए दोस्त ये जो प्रोग्राम रही है असफल हो गई, यानी कि सफलता नहीं मिल पाई इसको, ये फेल हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी की कमी रही। जो एक्चुअल में जो पब्लिक है ना, पब्लिक का जो रोल है वो बहुत कम रहा, और इस तरीके से इसको फेल माना गया। क्योंकि इसमें दोस्त खर्चा भी बहुत हुआ था इस कार्यक्रम के अंदर, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। आगे चल के दोस्त क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है। इस समिति को इसलिए बनाया गया था ताकि जो 1952 में जो ये प्रोग्राम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाया गया था, उसको देखना कि उसकी क्या कमियां रहेगी, वो क्यों नहीं हो पाया। तो उसकी कमियां तो साफ थी भाई, जनता का रोल नहीं था उसके अंदर, पहली कमी तो बस यही रही। तो यही कमेटी सबसे पहली आई, है ना, जिसको 1957 में बनाया गया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय मेहता, इन्हीं के नाम पे इस कमेटी को बनाया गया था, इसलिए इसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जाना था, जो कि 1957 में बनाई गई थी। ये रहे बलवंत राय मेहता जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारत के अंदर पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, तभी भारत के अंदर जो गाँव है उनका एक्चुअल में विकास भी हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये। और इन्होंने क्या कहा, अगर पंचायती राज व्यवस्था हो तो 3 टायर पे हो। 3 टायर मतलब सबसे ऊपर जिला परिषद हो, सबसे ऊपर जिला परिषद, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल में पता ना, वो बहुत सारे गांव मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। नेक्स्ट होगी पंचायती समिति, है ना, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी। कहाँ पे? मध्यवर्ती स्तर पे, यानी कि मीडिएवल एंड ब्लॉक लेवल पे कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो थर्ड होगी वो होगी ग्राम पंचायत। इनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा, और ये जो होंगे इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, जो जिला वाला ये वाला जो होगा ये सबसे मतलब ऊपर होगा, ये बीच में, और ये ग्राम पंचायत सबसे नीचे। ये सबसे नीचे वाला जो इन्हीं का सिर्फ इलेक्शन होगा, जो कि गांव के अंदर जिनका ग्राम मुखिया नहीं कहते हम, सरपंच जिसको कहते हैं हम, 5 मेंबर हैं। ग्राम पंचायत, पंच मतलब क्या होता है? 5, यानी कि एक ऐसी पंचायत जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर होंगे, और वही क्या करेंगे, गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पंचायत, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम एक एक चीज समझते हैं कि इसके बाद इस कमेटी ने कहा क्या। इस कमेटी ने ये कहा कि नियोजन, यानी कि एक गांव के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, और विकास के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है, इन सभी एक्टिविटीज़ को गांव के लोगों पे
छोड़ दिया, यानी कि पंचायत जो बनकर आएगी, चुनकर आएगी, उनको दे दिया जाए, वही अपने गांव को अच्छे से विकास कर लेंगे। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने ये बात कही, ठीक है। प्लानिंग और डेवलपमेंट की जो भी पॉलिसी होगी वो पंचायत खुद बनाएंगे अपने गाँवों के लिए, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या कहा, अभी दोस्त मैंने आपको बता दिया, इन्होंने 3 टायर की बात करी है। इट मीन्स यानी कि जो गवर्नमेंट होगी पंचायत लेवल पे, है ना, ग्राम पंचायत जो बनने वाली है वो 3 टायर पे होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड ग्राम लेवल, गांव लेवल के ऊपर। तो 3 होगी, समझ आ गया आपको। जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव जो होगा वो डायरेक्ट होगा, एंड जो पंचायत समिति है और जो जिला समिति है इसका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा। एंड जो जिला परिषद है, जिला परिषद जो मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर होगा, ये देखिए कि जो सबसे ऊपर जो होगा जिला परिषद, इसके जो चेयरमैन होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, जो कि एक IAS ऑफिसर होते हैं, है ना। कौन होंगे, हैं, जिला अधिकारी, ठीक है, कलेक्टर होंगे, ठीक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की इन्होंने बात करी कि अगर इस तरीके से होता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का एक एक करके बंटवारा होगा और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी मजबूत होगा। इन्होंने 3 टायर की बात करी। आगे चल के ये हुआ कि इनकी रिपोर्ट के बाद आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो कि इन्होंने जो बात कही थी, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, द विलेज पंचायत शुड बी क्या कंसल्टेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड, है ना, यानी कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होनी चाहिए जो ग्राम पंचायत होगी। ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होने वाला है, ये सब काम उस पंचायत के हाथ में होना चाहिए। एंड द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक जिला परिषद का जो होगा ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, पूरी पंचायत समिति जो होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जो जिला परिषद है ये कोऑर्डिनेटिंग करने वाली और क्या है, कंसल्ट देने के लिए और सजेशन देने के लिए ये इसको बनाया जाएगा। एंड जो ग्राम पंचायत होगी वो मेनली उस गांव के अंदर काम करेगी। तो तीनों का काम समझ में आ गया, चलिए। एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वो कलेक्टर होना चाहिए उसका, जिला परिषद का चेयरमैन। बेसिकली ये जो बनाया गया था इस कमेटी को, बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था 1957 के अंदर, तो इसने अपनी रिपोर्ट 1957 के एंड में ही दे दिया था, लेकिन 1958 में ही जाके इनकी मतलब कि पूरा ताम झाम अच्छे से पढ़ा, लोगों ने आगे बातों को आगे फैलाना स्टार्ट किया और आगे चलकर 1957 में दिया, 1957 के लास्ट या 1958 कह लेते हैं हम, 1959 में जाकर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले राजस्थान के अंदर नागौर जिला था, वो कौन सा जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया कानूनी रूप से, लीगल रूप से। भारत में ऐसा सबसे पहला राज्य जिसने पंचायत को लागू किया वो कौन था, राजस्थान। दूसरा कौन था, आंध्र प्रदेश, अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर पंचायती व्यवस्था को इंप्लीमेंट किया गया, सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दोस्तों ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हो मैप के अंदर, ये आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ से पूरा आपका पूरा इसका ये पोर्शन है। राजस्थान के नागौर में इंप्लीमेंट होते ही अगले महीने क्या हो गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि 1959 में ही राजस्थान ने भी सबसे पहले कर लिया और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इंप्लीमेंट कर दिया पंचायत व्यवस्था को। इस तरीके से पहला राज्य माना जाता है राजस्थान को और दूसरा राज्य माना जाता है आंध्र प्रदेश को, लेकिन दोनों ने सेम ईयर में किया है, 1959 में ही किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्लियर है भाई। 1960 के दशक में ही भारत चाइना का वॉर हो गया है, इसके बाद इंडो पाक वॉर हो गया 1965 में, 1962 में ये हो गया, एंड 1966 में ही भाई हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि भारत के अंदर खाद्यान्न संकट, अनाजों की संकट आ गया था। हमारे पास दोस्तों खाने के लिए खाना नहीं बचा, अब क्या खाते हैं, अनाजों की संकट आ गई थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। इसके बाद गुलजार नंदा कुछ कार्यवाही बनकर आए प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद ही 13 दिन 24 दिन तक ये रहे। एंड दोस्त इसके बाद आगे कौन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो मेन प्रधानमंत्री आए तगड़े, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अमेरिका गए थे बीज मांगने के लिए, अमेरिका ने अपनी शर्त रख दी, वापिस लौट कर आ गए थे, भूखे मर जाएंगे लेकिन अमेरिका से अपनी कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। भारत में आके सभी लोगों से कह दिया कि प्लीज़ एक दिन का व्रत रखना। भारत के अंदर दोस्तों वो जो चमत्कार आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो HY जो वीज़ा था भाई, कनाडा से हमने लिया, फिर मैक्सिको से हमने लिया, इसने भारत के अंदर अलग ही क्रांति ला दी। और अनाजों के मामले में यानी गेहूँ वगैरह के मामले में हम इतने ज़्यादा यानी कि 4 गुना सरप्लस हमारे यहाँ पे खेती होनी स्टार्ट हो गई। हम दोस्त इंपोर्ट करने की हालत में थे, मतलब कि भुखमरी से आ रही थी, अब हम एक्सपोर्ट करने की हालत में हो गए थे। तो यही दोस्त समय चला, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में बहुत तगड़ा माना जाता है और लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। पूरे देश के लोगों ने एक दिन का व्रत रखा था दोस्त और अनाज बचना स्टार्ट हो गया था। खैर दोस्त वो भी इतिहास बन गया भारत के अंदर। चलिए, तो जैसा ये टाइम पीरियड रहा, 1969 में भारत के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुए, है ना, बीबी गिरी मामला थोड़ा खराब हो गया। उस समय इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी, सिंडिकेट इंडिकेट में कांग्रेस को बंटवारा भी हो गया। 1971 के अंदर
इंडो पाक फिर से वॉर हो गया। अब इस वॉर के अंदर और लो भाई है, गरीबी हटाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन भारत के अंदर गरीबी क्या दोस्त, ये सिर्फ खोखला नारा साबित हुआ। इधर दोस्तों बिहार में अलग ही भाई भुखमरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन हो रहा है, जेपी आंदोलन, फेमस आंदोलन जेपी नारायण का। इधर गुजरात के अंदर फिर रेलवे हड़ताल, अलग तरह से आंदोलन हो रहे हैं। इंदिरा गांधी को प्रेशर आने लग गया है। 25 जून 1975 का समय था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दिया, लगा दिया इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। एंड जैसे ये खत्म होता है 1977 में, तो उसके बाद जो सरकार बनती है वो बनती है मोरारजी देसाई की सरकार। तो अब आते हैं हम मोरारजी देसाई की सरकार पे। जब इन्होंने क्या किया, जनता पार्टी की सरकार आई तो एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे अशोक मेहता। इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ा अशोक मेहता कमेटी, यानी कि अशोक मेहता समिति इनका नाम पड़ा। अब इस तरीके से अशोक मेहता समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था की बात करनी है, अब स्टार्ट कर दी। तो बलवंत राय मेहता की समिति के बाद जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उसके बाद तो मामला पूरा ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आगे चलकर बात आती है अशोक मेहता समिति की, ठीक है। इसके बीच का दोस्तों जो टाइम पीरियड रहा वो थोड़ा उथल पुथल का टाइम पीरियड था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एंड अब हम बात करते हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी भारत में ज़्यादा थी, इसलिए पंचायतों में बात नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टायर की बात करी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और गांव लेवल पे, 3 लेवल पे बात करी थी। लेकिन अशोक मेहता समिति ने एक अलग ही बता दी। इन्होंने बोला कि नहीं, पंचायत व्यवस्था इंप्लीमेंट हो लेकिन 2 टायर हो, है ना। ये जो बीच की जो लेवल है इसको खत्म कर दिया जाए। ये देखिए, ये है दोस्तों अशोक मेहता जी। इन्होंने क्या कहा, ये जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होना चाहिए, और जो ग्राम लेवल पे है उसका नाम मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत मतलब इसके अंदर मतलब कि 2-3 गांवों को मिलकर बनाया जाएगा ये मंडल पंचायत, बस। यानी कि इन्होंने 2 टायर की बात करी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, बस। इसको इन्होंने खत्म करने की बात करी। किसको, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे, इसको नहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस यही 2 होना चाहिए। और 15 से 20,000 की आबादी पर एक मंडल पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे दोस्तों कमेटी में देख सकते हो इन्होंने क्या क्या कहा है ना। इंग्लिश में आपको बता देता हूँ मैं, पहले फिर हिंदी में बता दूँ। कमेटी ने क्या क्या सजेस्ट किया, इन्होंने बोला कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 टायर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड कहाँ पे, मंडल पंचायत, जो कि एक ग्राम लेवल पे होगी, बस यही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि विलेज अगेंस्ट द 3 टायर। दोस्त इन्होंने जो 3 टायर की जो सिस्टम थी बलवंत राय मेहता की समिति की, उसको इन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि नहीं, 3 टायर पे नहीं, 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ये कहा कि जो पंचायत व्यवस्था बनेगी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दो भाई, तभी तो वो काम कर पाएंगे। अभी तक तो पंचायत व्यवस्था डीपीएसपी के अंदर है, उसके बाद ना फाइनेंशियल पावर है, ना ही कानून बनाने की, ना अपने सिस्टमेटिक वे से कुछ काम करने की पावर्स नहीं है, तो वो काम क्या कर पाएंगे। इसलिए इस कमेटी ने, यानी कि अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दो, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करो, तभी वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इनकी ये थी, तभी इन्होंने कहा कि इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है कि स्टेट की पावर्स को, कुछ पावर्स को पंचायतों को दे दो, ठीक है, तभी पंचायत के लोग अपने गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अशोक मेहता समिति यानी कि अशोक मेहता कमेटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो अब इन्होंने क्या क्या कहा अपनी रिकमेंडेशन में, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात कहा कि जिला स्तर को सर्वाधिक इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमें, यानी कि जो जिला लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसको हमें क्या करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। चलिए, एंड सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड टैक्स इंप्लीमेंट करना, अलग अलग टैक्स इंप्लीमेंट करने का काम भी पंचायतों को होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही है जो अशोक मेहता कमेटी ने बोला है, ठीक है। तो टैक्स इंप्लीमेंट करने का काम एंड रिसोर्सेस अपने लिए इकट्ठा करने के लिए भी पावर्स क्या पंचायतों को देना चाहिए। ये सब बातें अशोक मेहता समिति के द्वारा बताई गई है और कही गई है, ताकि पंचायतों को किस तरीके से और मजबूत बनाया जा सकता है। तो टैक्स इंप्लीमेंट करने का काम और रिसोर्सेस इकट्ठा करने का काम भी पंचायतों के पास होना चाहिए। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसी के ही अंडर में, यानी कि मतलब किसकी पावर्स जो होगी दोस्त दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों के कामों में हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं, समझो, ऐसा नहीं, समझो, नहीं। पंचायत लेवल पे जो होगी गवर्नमेंट वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सेंटर अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। तो एक दूसरे पे कहीं नहीं कि उसके काम में इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या होगी, पंचायत इंडिपेंडेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड जब भी पंचायत का इलेक्शन ऐसा होता है तो 5 सालों तक बनाया जाता है, यानी कि कोई भी मुखिया बनता है गाँव के में अंदर या म्यूनसिपैलिटी शहरों के अंदर निगम पार्षद बनता है तो बेसिकली वो 5 साल के लिए होता है। अगर बीच में ही अगर पंचायत भंग हो जाती है
तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने के बीच में ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो यही सारी जो बातें हैं ये आगे चल के जब कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, यही सभी बातें उनमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए तो 6 महीने का गैप भी हो गया। एंड सीटों को रिजर्व भी करना है, जैसे कि ST SC और महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए सीटों को क्या करना है, सीटों को रिजर्व भी करना है। ठीक है, ये भी सिस्टम होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज भी 33% जो सीट्स हैं वो किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन्स के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। इन्होंने क्या कहा अशोक मेहता ने कि एक पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाना चाहिए, यानी कि वित्त निगम, पंचायती राज वित्त निगम बनाना चाहिए। इसका काम होगा कि पंचायतों के भाई डेवलपमेंट का काम करना है, तो पैसे की जरूरत तो हो गई होगी। तो ये कमेटी जो है, ये जो निगम बनेगी, ये जो कॉरपोरेशन बनेगी, ये क्या करेगी, पंचायतों को पैसा उपलब्ध करवाएगी। इसी के पास सारा पैसा का भंडार होगा जो कि पंचायतों को क्या करेगी, मनी फंड करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्री। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक पंचायती राज मंत्री भी होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज मंत्री जो कि स्पेशली पंचायतों का ध्यान रखने के लिए, पंचायतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मंत्री और एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, ये अशोक मेहता समिति ये सब रिकमेंडेशन दे रही है जब पंचायत राज व्यवस्था हो तो क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि राज्य के निर्वाचन आयोग जो है वही पंचायतों का चुनाव करवाएगी। तो एवरी 5 ईयर के अंदर जो कि टाइम पीरियड होता है, टेन्योर, उसमें ही पंचायतों का भी चुनाव होता है। अशोक मेहता समिति ने एक बात और कही कि एक न्याय पंचायत बनाना चाहिए। न्याय पंचायत का मतलब होता है एक ऐसी पंचायत जो पंचायतों के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, कोई झगड़ा फसाद हो जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो इसका सोल्यूशन कर सके। क्योंकि इस न्याय पंचायत के अंदर एक न्यायाधीश, एक जज को ही क्या चेयरमैन बनाया जाएगा, इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो पंचायत के वो सॉल्व किया जा सके। इस तरीके से एक क्या क्या बनाने की बात की इन्होंने, वित्त निगम बनाने की, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाने की बात करी है ना, एक पंचायत के अंदर रूप में एक पंचायत राज्य मंत्री बनाने की बात करी। एंड दूसरी ने क्या क्या इन्होंने कहा कि एक जस्टिस पंचायत बनाने की बात कही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बहुत इजी यार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी पंचायतों की बात करते हैं कौन, अशोक मेहता समिति के द्वारा, यानी कि अशोक मेहता कमेटी के द्वारा ये सारी बातें कही गई, रिकमेंडेशन की गई कि ये सब होना चाहिए। इस प्रकार दोस्त ये बात रही अशोक मेहता कमेटी की। तो इस प्रकार हमने देखा कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो हो गई उनका रिपोर्ट एंड अशोक मेहता की रिपोर्ट। तो इस प्रकार बलवंत राय मेहता ने बात करी 3 टायर की और अशोक मेहता ने बात करी 2 टायर की, और इनकी रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और अदर कमिटीज़ भी बनाई गई थी समय समय पे रिकमेंडेशन देने के लिए, अपनी रिपोर्ट देने के लिए। सबसे पहला इसमें आती है बात किसकी, दांतेवाला समिति की। इन्होंने बात करी है खंड स्तर पे नियोजन, यानी कि जो ब्लॉक समिति है, जो ब्लॉक लेवल पे है, ये इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनका अपना अलग ही रोल रहा भाई। एंड बात करते हैं GV के राव कमेटी। ये GV के राव जो कमेटी है, समिति जो है 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने बात किया थी ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाना चाहिए, ताकि जो ग्राम के लोग हैं ग्राम पंचायतों के द्वारा ही अपने गांव की समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो इन्होंने बात करी थी किसकी, ग्राम पंचायत की है, ताकि क्या हो सके, ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम वो चलाया जा सके। नेक्स्ट आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 में ये भी बनाई गई थी, किसके द्वारा, राजीव गांधी जी के समय में बनाई गई थी, उनके द्वारा बनाई गई थी। और इन्होंने बात करी थी, जो भी अशोक मेहता ने बात करी है उन्हीं की बात करी थी इन्होंने, बस अशोक मेहता ने 2 टायर की बात करी है ना, और ये लक्ष्मीमल सिंघवी जो है इन्होंने 3 टायर की बात करी है। बाकी बातें सब सेम है, किसकी, लक्ष्मीमल सिंघवी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीके डुंगन समिति। 1988 में बनाई गई थी, ये भी राजीव गांधी के समय में ही बनी थी, ध्यान रखना है। कौन सी, पीके डुंगन समिति है ना, 1988 में। इसने संघ सरकार के अंडर में हो पंचायत व्यवस्था, इसकी बात करी। इन्होंने बोला कि जो पंचायत सिस्टम है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं हो, इस सेंटर का अधिकार हो पंचायतों के ऊपर, तभी पंचायत कुछ अच्छे से काम कर सकती है। तो भाई इनकी अपनी अलग ही रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आती है सरकार के द्वारा कुछ अलग प्रयास किए गए है ना समय समय पे। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो जितनी भी हम कमिटीज़ अभी पढ़ रहे हैं तो सभी कमिटीज़ की अपनी अलग अलग डिमांड रही है, नहीं ऐसी होनी चाहिए, नहीं अलग अलग रिकमेंडेशन रही है, नहीं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में कुछ कोशिश की गई है पंचायतों को लागू करने के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजीव गांधी का। ठीक है, इनकी सरकार ने 1989 में लोकसभा के अंदर 64वां संविधान संशोधन लेकर आए थे, ताकि जो पंचायत व्यवस्था है उसको क्या किया जा सके, उसको कानूनी रूप से
इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, उसको संविधान में जगह दिया जा सके। लेकिन ये लोकसभा से पास तो हो गया, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। इसलिए 64वां जो संविधान संशोधन है, 64 जो अमेंडमेंट रहा वो फेल हो गया, ठीक है, और पंचायत को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए राजीव गांधी। इसके बाद बात आती है विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इनके द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए 1990 के टाइम पीरियड के अंदर 1990 में सभी मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके अंदर ये बात की गई कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए ना। सभी मंत्रियों ने कहा हाँ होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि गठबंधन की सरकार थी ना, 1990 के लास्ट में ही टूट गई, और इस तरीके से ये जो सपना था पंचायत राज व्यवस्था का, ये भी टूट गया। आगे चल के बात आती है 1991 में नरसिंह राव की जब सरकार आई। ये भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, लेकिन ये अच्छे थे भाई, अच्छे मतलब इनका इमेज काफी बेहतर था, तो ये 5 साल तो टिके रह गए थे, ये ध्यान रखना है। तो जब इनकी सरकार आई तो यही बंदे वो निकले जिन्होंने भारत के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन लेकर आ गए और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और इस तरीके से भारत के अंदर जो संघर्ष अभी से चलता आ रहा था, इतनी कमेटी की रिपोर्ट चलती आ रही थी, और जिस कमेटी के अंदर अच्छी अच्छी बातें कही गई, जो अच्छा लगा उनको मिक्सअप करके उठाया गया, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पूरे देश के गाँवों के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। 11वीं और 12वीं अनुसूची शेड्यूल जोड़ दिए गए, है ना। इस प्रकार हमारे जो 12 अनुसूची अब हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि कैसे कैसे क्या हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये दोनों ही बिल 1992 में लेकर आए गए थे, लेकिन 1993 में ये दोनों बिलों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस बिल के बाद अब सभी स्टेट के अंदर पंचायतों व्यवस्था को होना चाहिए, यानी कि जो गाँव है, गाँवों के लिए 73 बनाया गया, 73 अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पे पंचायत व्यवस्था होगी, और जहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे 3 टायर, और जहाँ पे कम है वहाँ पे 2 टायर के सिस्टम होना चाहिए, इसकी बात कह दी गई। एंड जो शहर है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, एंड लखनऊ जैसे शहर वगैरह है ना, सिटीज़, उन सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ की व्यवस्था कर दी गई, जिसको हम नगर पालिका कहते हैं। ये की गई किसके द्वारा, 74 अमेंडमेंट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अमेंडमेंट के बाद जब पहली बार चुनाव हुए, है ना, तो सबसे पहली बार चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हुए। किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर पंचायतों का चुनाव हुआ, और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो सभी पंचायतों का भी चुनाव हुआ। और इस प्रकार से अब कंपलसरी हो गया है कि भारत के सभी स्टेट के अंदर पंचायती राज होना कंपलसरी है। गांधी जी का सपना जिसको पहले डीपीएसपी में दिया गया था, अब उसको संविधान के अंदर दे दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कंपलसरी कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से भाई जितने भी हमने देखा आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, सभी रिपोर्ट से देखे हमने किस किस कमेटी ने क्या 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 है। अशोक मेहता जो कमेटी है उसकी बातें अच्छी थी, है ना, और जो बलवंत राय मेहता समिति उनकी बात भी अच्छी थी, अलग अलग जो कमेटीज है उनकी बात भी वैसे ही थी, है ना। तो जिस कमेटीज के अंदर जो बात सही लगी उनको उठाकर पंचायत राज व्यवस्था के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आगे हम बात करेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर जो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये दिख रहा है ये बेल आइकन होता है, इसको क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं पहले ही पार्ट में सब कुछ समझा दिया होता, लेकिन नहीं, ये पार्ट सिर्फ आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो इस तरीके से जो मैंने बताया है आपको, आई होप समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो कैसे लगी आपको, नीचे मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँ, इसके लिए नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और लोगों को जरूर बताना यार, ताकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है टॉपिक को समझने में, लेकिन हलवा मत बनाओ इसको, हलवा नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो जो इस प्रकार से खत्म हो गया हमारे टॉपिक के। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73वां 74वां संविधान संशोधन, ठीक, 1993 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिएगा पूरे भारत के अंदर। और इस प्रकार भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और आज है भी, आपने देखा होगा। देख लो भाई, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, अब जाके ये कंपलसरी कब हो रहा है, 1993 में। अरे बाप रे, भारत के अंदर भाई कोई काम ना जल्दी हो जाए, सही टाइम पे हो जाए, पता नहीं क्या से ना क्या हो जाए। खैर दोस्त, ये सब तो बात ठीक है यार। तो यहाँ से इस तरह से समझ आ गया है ना, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया अपना ये सब टॉपिक। बस आपको रिपोर्ट के नाम आपको याद रखना है, जो मैंने आपको रिपोर्ट बताया, ये सब के नाम, एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ये सभी आपको पॉइंट्स कवर करना है। दोस्तों, लॉर्ड रिपन का नाम याद रखना, क्योंकि भारत के अंदर पंचायत राज व्यवस्था को शुरुआत करने का जो क्रेडिट है
आज़ादी से पहले का टाइम पीरियड, अंग्रेजों का टाइम पीरियड में इसी को जाता है। ठीक है, 28 मई 1882 को सबसे पहले इसने इम्प्लीमेंट किया मद्रास राज्य के अंदर, जिसको अब हम चेन्नई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। चलिए, एंड सभी जो कमिटीज़ है जो मैंने आपको बताया उन कमेटी के नाम याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो छोटी छोटी रिकमेंडेशन आई वो इन कमिटीज़ की आई, जैसे कि दांतेवाला समिति हो गया, जीवी के राव समिति, दांतेवाला, जीवी के राव, लक्ष्मीमल सिंघवी, पीके डुंगन और सरकार के अन्य कुछ प्रयास। ये आपको पॉइंट्स से याद कर लेना है। ठीक है, ये जो स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं इसकी लिंक प्लस इस टॉपिक की मैंने दोस्त नोट्स भी दे दिए आपको, बहुत ईजी है, आपको समझने में बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में, जब हम बात करेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जरूर जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार ही बनाए रखना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।